अर्जुन और ईशा एक बार फिर अपने ट्रैक से भटक चुके थे। अब अर्जुन के सामने एक ऐसी गुत्थी सुलझाने का सवाल था जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अतुल और उसके साथी आरती दोनों ही इस अजीब एक्टिविटी में शामिल थे जिसे वो परफॉर्मेंस आर्ट कहते थे। इस वक्त अर्जुन उन्हीं के स्टूडियो में था। कभी उसे उनके सर्कल के बारे में पता चला और उसने कुछ अजीब वीडियोस देखे। अर्जुन का दिमाग घूम रहा था। ये जो कुछ भी था बहुत अजीब था। क्या तुम जानती हो इस सर्किल का मुखिया कौन है? अर्जुन ने आरती से पूछा। आरती बोली, नहीं मैं तो नहीं जानती, और मुझे लगता है कि शायद कोई नहीं जानता। ये तो बस एक कम्युनिटी की तरह है जहाँ पर हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं। ओह गॉड, इसका मतलब है कि तुम सबने संकील लोगों की एक फौज बना रखी है। अच्छा, इन वीडियो के सोर्स का तो तुम्हें पता होगा ना? क्या ये हमेशा असली होती है या किसी तरह की एडिटिंग या मैजिक ट्रिक से भी काम होता है? आरती को अर्जुन का सवाल समझ में नहीं आया। उसने पूछा, आखिर तुम जानना क्या चाहते हो और तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? वो अब अर्जुन के सवालों से इरिटेट हो रही थी। तभी अतुल आगे आया और बोला, देखो, तुमने कहा था कि तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो और हमने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही बता दिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अर्जुन ने ईशा की तरफ देखा। वो अब तक चुप खड़ी थी। वो वीडियो देखने के बाद अर्जुन के साथ ईशा का दिमाग भी हिल गया था। अर्जुन की आंखों में सवाल देखकर ईशा ने बड़े ही फर्म टोन में कहा, तुम्हें हमारे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, वरना तुम्हारी इस इलीगल एक्टिविटी के बारे में हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। और फिर तुम लोग। ये सुनकर अतुल चीख पड़ा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगी। निकलो यहाँ से। मैं तुम दोनों को एक पल के लिए भी अपने स्टूडियो में ठहरने नहीं दूंगा। अर्जुन से ये कभी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई ईशा के साथ बदतमीजी करे। उसने आगे बढ़कर अतुल की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब तक मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा था, पर अगर तुम सच सच बताते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर भी सकता था, लेकिन अब तुमने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली। ये अर्जुन की कड़क आवाज का असर था, ये अतुल की गर्दन पर उसके हाथ की पकड़ का। अतुल एकदम से बोला, मुझे छोड़ दो, मैं सब बताऊंगा जितना मुझे पता है। अर्जुन ने उसकी गर्दन छोड़ दी और बोला, गुड। अब मुझे ये बताओ कि क्या वो वीडियो असली था जिसमें उस छोटी लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था? अतुल ने कहा, हाँ, ज्यादातर वीडियो असली होते हैं और कई बार इनका लाइव परफॉर्मेंस भी होता है। अर्जुन बोला, फिर ये कोई परफॉर्मेंस आर्ट नहीं बल्कि क्रिमिनल एक्टिविटी है। अतुल कुछ सोचकर बोला, तुम्हारा कहना ठीक है अर्जुन, लेकिन मैं जो करता हूँ उसमें मैंने कभी किसी और की जान खतरे में नहीं डाली। मैं सिर्फ अपने लिए। अर्जुन ने उसके बात को बीच में ही काटते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। तुमने क्राइम नहीं किया, लेकिन तुम क्राइम होते हुए देख रहे हो, और चुप हो ये भी एक क्राइम है, समझे? ये सुनकर अतुल मुस्कुरा कर बोला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये सब तुम्हें क्राइम लग रहा है? ये कहने वाले तुम पहले नहीं हो। पहले भी कुछ लोगों ने इस चीज को पुलिस में रिपोर्ट किया है, लेकिन पुलिस कभी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो इसके पीछे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने काम से काम रखो। क्या ये मामला पुलिस तक गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन हैरान था। अतुल बोला, हाँ ऐसा ही हुआ है, बल्कि ऐसे भी कह सकते हैं कि पुलिस ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। अब तुम समझ सकते हो कि जो लोग इसके पीछे हैं वो कितने पावरफुल हैं। अर्जुन ये सुनकर सोच में पड़ गया। तभी ईशा आगे बढ़ी, पर अर्जुन का हाथ पकड़कर एक कोने में खींचते हुए उससे धीरे से बोली, अर्जुन, तुम ये सब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम शायद भूल गए हो कि हम यहाँ किस काम से आए हैं। मुझे जो देखना था देख लिया, चलो निकलते हैं यहाँ से। अर्जुन ने हैरानी से ईशा की तरफ देखा और बोला, सच में ईशा जी, आप ये कह रही हैं? मैं अपनी आंखों के सामने सब होते देखूं और कुछ ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ईशा बोली, प्लीज अर्जुन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम ये सब होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन ये भी तो सोचो कि ये कितने खतरनाक लोग हो सकते हैं। हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए अर्जुन। अर्जुन ने एक गहरी सांस छोड़ी। ईशा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मुझे बार बार उस बच्ची का चेहरा याद आ रहा है। अर्जुन अच्छी तरह से जानता था कि
वो यहाँ ईशा के साथ आया है और ईशा की मर्जी के खिलाफ उसका साथ नहीं छोड़ सकता था। फिर भी अनजाने में ही उसने अपने आप को इस मामले में उलझा लिया था। उधर ईशा भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। उसने सोचा था कि अर्जुन को मेघा के ख्यालों से भी दूर ले जाएगी और ढेर सारा क्वालिटी टाइम उसके साथ बिताएगी। लेकिन इस वक्त अर्जुन कुछ और ही करना चाहता था। बजाय किसी वेकेशन पर एंजॉय करने के, उसके लिए दूसरों की हेल्प करना ज्यादा जरूरी था। आखिर ईशा ने फैसला कर ही लिया। वो बोली, ऑलराइट अर्जुन, अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो आई एम विद यू। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुराया। फिर उसे कुछ याद आया और उसने ईशा से पूछा, लेकिन आप जिस काम से यहाँ आए थे उसका क्या? हमें पहले गोवा जाना होगा ना? ईशा बोली, लीव इट, आई विल हैंडल दोस थिंग्स। इस वक्त उस मीटिंग से ज्यादा जरूरी ये काम है। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुरा दिया। 2 साल से ज्यादा टाइम से वो ईशा को जानता था और ये शायद पहली बार था जब ईशा अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी पर रख रही थी। अर्जुन अतुल के पास गया और बोला, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक पहुंचना चाहता हूँ। नो वे, अतुल ने अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हम कोई ड्रग कार्टेल या ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहे हो। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता भाई। अर्जुन बोला, जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा। फिर भी आज नहीं तो कल मेरी मदद के लिए तैयार रहना। अभी तक अतुल समझ ही नहीं पाया था कि अर्जुन उससे मदद मांग रहा था या सच में उसने उसे धमकी दी थी। इतने में अर्जुन ने ईशा से कहा, चलिए ईशा जी, यहाँ से निकलते हैं और जल्द से जल्द इस काम को निपटाते हैं। ईशा और अर्जुन दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। हालांकि अतुल ने कहा था कि पहले भी इन मामलों की पुलिस रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी अर्जुन मामले को अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस रिपोर्ट से ही शुरुआत करना चाहता था। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तब वहां के इंचार्ज ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। सॉरी सर, लेकिन पुलिस इतनी फ्री नहीं है कि इंटरनेट पर चल रहे स्यापे निपटाती रहे। वहां तो रोज कोई ना कोई नया वीडियो आ जाता है, वायरल होता है और अगले दिन उसका चार्म खत्म हो जाता है। फिर कोई नया वीडियो आ जाता है। अर्जुन बोला, यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड। आजकल ये सब तो रेगुलर बातें हैं इंटरनेट पर, लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई रेगुलर बात या आम वीडियो नहीं है। वो सब क्राइम है सर। लोग किसी न किसी तरह अपनी या दूसरे की जान जोखिम में डाल रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। इंस्पेक्टर बोला, हम पहले भी इस मामले की जांच कर चुके हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। बल्कि हमें तो लगता है कि ये सब सिंथेटिक है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। बस इसलिए हमने आगे कार्रवाई नहीं की। वैसे भी पुलिस के पास बहुत काम है, नाम श्योर के आपके पास भी दूसरे काम होंगे। इतनी दूर आप सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने तो आए नहीं होंगे। इंस्पेक्टर की बात करने के तरीके से ही अर्जुन समझ गया कि ये मदद करने की मूड में नहीं है और इस तरह आराम से बात करने से काम बनेगा भी नहीं। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, हम लोग तो बस यहाँ घूमने आए थे, तभी इस अजीब सी चीज से पाला पड़ गया और हम इससे नजरें फेर नहीं सके। लेकिन अब लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ जो इस बारे में सोच रहा हूँ। जब पुलिस को ही फर्क नहीं पड़ रहा तो इंस्पेक्टर अर्जुन की बात में छिपे ताने को समझ गया और बोला, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस के पास और भी काम है भाई। अर्जुन कुर्सी से उठा और ईशा से बोला, चलिए ईशा जी, अब अपने तरीके से काम करने का वक्त आ गया। ये सुनकर इंस्पेक्टर बोला, वेट, आप अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर समझते होंगे, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अर्जुन बोला, अरे नहीं, मैं किसी कानून को अपने हाथ में नहीं लेने जा रहा। मैं तो अपने हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे ये लोग कर रहे हैं। मैं भी तो इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ कर सकता हूँ ना। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, जाओ वो दोनों केस फाइल्स ले आओ। फिर अर्जुन से बोला, आपका जोश कुछ ज्यादा ही हाई है, चलिए बैठिए, बात करते हैं। वो समझ चुका था कि अर्जुन इतनी आसानी से मान जाने वालों में से नहीं था और अगर पुलिस साथ न देती तो वो मीडिया का सहारा लेने जा रहा था, जिससे पुलिस पर दबाव भी पड़ता और बदनामी भी होती। कांस्टेबल ने फाइल्स लाकर इंस्पेक्टर को दी तो उसने अर्जुन के सामने रखते हुए कहा, अब आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, 2 केस दर्ज किए थे, दोनों में जांच हुई और दोनों डेड एंड पर जाकर बंद हो गए।
इन वीडियोस के सोर्स तक पहुंचना नामुमकिन है। अर्जुन ने फाइल्स पर नजर डाली और बोला, सर नामुमकिन तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन मैं एक और कोशिश करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। इंस्पेक्टर बोला, ये दूसरी फाइल देखिए। इस केस में तो एक आदमी ने एक औरत के शरीर पर पिघला हुआ शीशा डाल दिया। यही सब देखकर तो हमें लगा कि ये नकली है। अर्जुन को अचानक अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? उसने फाइल पूरी देखी। उसमें कुछ तस्वीरें थी और बाकी रिपोर्ट्स, लेकिन केस बिना सॉल्व हुए ही बंद हो चुका था। ईशा ने अर्जुन से कहा, जब पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो तुम कैसे उन लोगों तक पहुंचोगे अर्जुन? अर्जुन बोला, चाहे जैसे भी, मैं लोगों का पता लगा कर ही रहूंगा। ईशा ने पूछा, लेकिन तुम ये करोगे कैसे? अर्जुन बोला, विक्टिम का पता लगाकर। मतलब? ईशा को उसकी बात समझ में नहीं आई थी। अर्जुन ने समझाया, जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं उनकी शक्ल देखिए ईशा जी, कितने डरे और घबराए हुए हैं। इस बच्चे को देखिए। अब ये वीडियो बनाने वाले की अपनी बच्ची तो होगी नहीं। इन लोगों का या तो किडनैप किया गया है या किसी रैकेट से खरीदा गया है। हमें इन दोनों तक पहुंचना होगा। अर्जुन संकल्प कर चुका था। उसने इंस्पेक्टर से तस्वीरों की कॉपीज ली, फिर उस औरत और बच्ची की तस्वीरों के पोस्टर बनवाए। पोस्टर्स को जगह जगह फैलाया जाने लगा। मीडिया और सोशल मीडिया हर तरफ ये खबर फैल गई कि ये दोनों लापता है और जो भी उनके बारे में जानकारी देगा उन्हें तगड़ा इनाम दिया जाएगा। इस कैंपेन में अर्जुन जी जान से जुट गया था। उसने कुछ हैकर्स को भी इस काम पर लगा दिया था ताकि वो सिस्टम में घुस जाए और वीडियोस के सोर्स तक पहुंचे। ईशा को अब लग रहा था कि अर्जुन बेहद सिद्धि है और जब तक इस काम को अंजाम नहीं देगा उसे चैन नहीं मिलेगा। ईशा ने भी उसका साथ देने का पूरा इरादा बना लिया था। अर्जुन जोर शोर से उन दोनों की तलाश में जुटा हुआ था। डार्क वेब पर उसने उन लोगों को भी ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी जो वीडियो में दूसरों पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे थे। अभी 3 ही दिन बीते थे कि एक सुबह उसके पास एक कॉल आया। अर्जुन ने जैसे ही अनजान नंबर देखा, एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी खोज को जैसे मंजिल मिल गई है। अर्जुन ने झट से फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज थी। हेलो, आप अर्जुन प्रताप सिंह बोल रहे हैं? अर्जुन जल्दी से बोला, हाँ मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या आपके पास गुमशुदा के बारे में कोई जानकारी है? लड़की बोली, हाँ मैंने इसी बारे में बात करने के लिए आपको फोन किया है। मैं उस औरत को जानती हूँ। इसकी फोटो आपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की है। ये सुनकर अर्जुन एकदम उछल पड़ा और बोला, अच्छा कौन है वो? आपका नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम जिया है। मैं गोवा के बिजनेस कॉलेज में पढ़ती हूँ। क्या आप शाम को आकर मुझसे मिल सकते हैं? मैं तब आपको पूरी बात बता दूंगी। अर्जुन ने अपने आप से वादा कर लिया था कि वो उन लोगों को ढूंढ कर रहेगा जो इस पूरे घिनौने खेल के पीछे थे। वो जी जान लगाकर उन लोगों को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसकी खोज को मंजिल मिलने जा रही थी। एक सुबह उसे कॉल आया। जिया नाम की एक लड़की ने वीडियो वाली औरत को पहचान लिया था और अब वो अर्जुन से मिलना चाहती थी। अर्जुन ने फौरन जाकर ये बात ईशा को बताई। ईशा जी, आज मेरे पास एक कॉल आया। एक लड़की मुझसे मिलना चाहती है, वो कुछ जानती है। चलिए अभी हमें निकलना होगा। ईशा को ये कुछ अजीब लगा। उसने कहा, अर्जुन तुम्हें पक्का यकीन है कि उस लड़की के पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है? अगर ऐसा है तो उसने फोन पर ही तुम्हें पूरी बात क्यों नहीं बताई? वो तुम्हें मिलने क्यों बुला रही है? अर्जुन बोला, शायद वो कुछ ऐसा बताना चाहती है जो फोन पर नहीं बता सकती। वैसे भी मिलने में हर्ज क्या है? हम गोवा चलते हैं, वहाँ आपका काम भी हो जाएगा। ईशा ने कहा, ठीक है, फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना होगा। तुमने एक बेहद खतरनाक काम में अपने आप को उलझा लिया अर्जुन। फोन करने वाली जिया नाम की लड़की ने जिस वक्त पर अर्जुन को मिलने के लिए बुलाया था, अर्जुन उससे पहले ही कॉलेज गेट के पास पहुंच गया था। ईशा और अर्जुन अब भी गाड़ी में थे और उस लड़की के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक लड़की वहां आई और उसने फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। अर्जुन का फोन बजा और वो समझ गया कि व्हाइट स्कर्ट और ब्लैक टॉप पहनी यही वो लड़की है जिसका नाम जिया है।
वो गाड़ी से निकला और उसके पास पहुंचा। जिया, मैं अर्जुन। जिया पलटी और एक नजर अर्जुन को देखा और कहा, क्या आप वही हैं जिसे मैंने बुलाया था? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं वही हूँ। आपने मुझे फोन पर कहा था कि आप उस औरत को जानती हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जिया बोली, हाँ एक्चुअली मैंने वो पोस्ट देखी थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि आप उसकी तलाश कर रहे हैं। वो लड़की आई मीन वो औरत मालिनी मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। 3 साल पहले एक दिन अचानक वो गायब हो गई और अब उसका कोई पता नहीं है। अर्जुन चौंक पड़ा। उसने जिया की तरफ देखा। उसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल होगी और वीडियो वाली औरत की उम्र उससे कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही थी। फिर भी अर्जुन ने पूछा, आपने कहा वो गायब हो गई और उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन वो आपकी फ्रेंड कैसे हो सकती है? जिया बोली, एक्चुअली वो बड़ी उम्र की थी और एक रेडियो स्टेशन में जॉब करती थी और कहीं और की रहने वाली थी और हमारे ही हॉस्टल में रहती थी। तभी हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। अर्जुन को जिया की कहानी अजीब लग रही थी, फिर भी वो और जानना चाहता था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? जिया बोली, सब सही चल रहा था कि एक रात वो कहीं बाहर गई और कभी वापस नहीं आई। शुरू में तो हम सबको लगा कि कहीं किसी काम से गई होगी, लेकिन वो सच में गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने पूछा, तो किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया? अर्जुन का सवाल सुनकर जिया ने कहा, हमने पुलिस को बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने थोड़ी बहुत तहकीकात की और कहा कि उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, तो फिर जांच बंद कर दी और मालिनी को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया। अर्जुन बोला, मिसिंग? पुलिस ने उसे मिसिंग डिक्लेयर कर दिया? वो गॉड, वो मर तो नहीं गई थी ना? किसी ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि वो किसी मुसीबत में हो सकती है? जिया ये सुनकर थोड़ी परेशान हो गई। क्या क्या कहा आपने? क्या वो मर चुकी है? लेकिन उस पिक्चर में वो। अर्जुन ने कहा, ऑलराइट, मेरे पास एक वीडियो है, तुम जरा वो वीडियो देखकर बताओ कि क्या वो मालिनी है। अर्जुन को अब तक जिया पर थोड़ा यकीन हो चुका था। उसने पुलिस रिकॉर्ड से मिली वो वीडियो जिया को दिखाते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो। जिया ने अभी कुछ सेकंड्स तक ये वीडियो को देखा था और उसने एक नजर में अपनी दोस्त मालिनी को पहचान लिया। वो लगभग चीखते हुए बोली, हाँ ये मालिनी है, लेकिन इसके साथ ही आदमी कौन है और इसने मालिनी को बांध कर क्यों रखा है? ये क्या करने जा रहा है इसके साथ? अर्जुन ने जिया के घबराहट को देखते हुए वीडियो तुरंत पॉज कर दिया। उसके बाद और भी खतरनाक विजुअल्स थे। जिया लगभग चिल्लाने लगी, अर्जुन व्हाट वाज दैट? आई वांट टू वॉच दैट। वेयर शी इज? क्या वो अभी भी जिंदा है? अर्जुन ने कहा, शायद वो अब तक जिंदा हो और शायद मर चुकी हो। मैं उसके बारे में नहीं जानता। मैं बस उसके बारे में कुछ पता लगाना चाहता हूँ। इनफैक्ट सब कुछ पता लगाना चाहता हूँ। क्या तुम उसके घर वालों के बारे में कुछ जानती हो? जिया बोली, हाँ जहाँ हम लोग रहते थे उस हॉस्टल में सबकी फैमिली की डिटेल्स नोट की जाती थी, तो वहाँ से शायद आपको सब कुछ मिल जाए। एक दो बार उसकी फैमिली हॉस्टल भी आई थी और उसके जाने के बाद, लेकिन बाद में अर्जुन समझ गया कि जब मालिनी को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई तो सबने उम्मीद छोड़ दी होगी। जिया ने अर्जुन को हॉस्टल का एड्रेस दिया और उसे रेडियो स्टेशन के बारे में बताया जहाँ पर मालिनी जॉब किया करती थी। थैंक यू जिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत मदद की। अर्जुन ने कहा तो जिया बोली, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं अर्जुन। मुझे नहीं पता कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर मालिनी का पता चल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विश कि वो जिंदा हो और सही सलामत हो। अर्जुन बोला, आई होप सो। मैं चलता हूँ, कभी जरूरत पड़े तो तुम मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू, जिया बोली। अर्जुन जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा और ईशा से बोला, मालिनी आई मीन वो औरत जो उस वीडियो में थी, वो जहाँ रहती थी उस जगह का पता चल गया है। वहां से शायद उसके घर वालों के बारे में कुछ पता चल सके। ईशा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, गॉट इट, मुझे एड्रेस बताओ, चलकर पता करते हैं। अर्जुन बोला, ईशा जी आपको यहाँ पर कोई काम था ना? अब आप जाकर अपना काम खत्म कर सकती हैं।
तब तक मैं ये कर लूंगा। आपको मेरे साथ चलकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा बोली, वो काम वो काम खत्म हो चुका है। ईशा ने मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया। अर्जुन बोला, अगर ऐसा है तो चलिए फिर। अर्जुन जब हॉस्टल पहुंचा तो वहां की मालकिन से मालिनी के बारे में पूछा। पहले तो वहां के ओनर ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस की पूछताछ से हम पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं। पुलिस को हम पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। अर्जुन बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे यहाँ किसी की पूछताछ करने नहीं आया। मैं बस मालिनी की फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो तो। ये सुनकर हॉस्टल की मालकिन ने अर्जुन को और भी ज्यादा शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें उसके घर वालों का नंबर क्यों चाहिए? आखिर तुम हो कौन? पुलिस भी उसके केस को बंद कर चुकी है। अर्जुन बोला, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं है, मैं पुलिस से इस बारे में बात कर लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मालिनी के घर वालों से खुद बात करूं। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद शायद उन्हें सिंपैथी की जरूरत होगी। उन्हें ये सब जानने का हक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पुलिस उन्हें ये सब बताए। क्या हुआ मालिनी के साथ? तुम उसके बारे में जानते हो? मालकिन ने जल्दी से पूछा। अर्जुन बोला, हाँ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और शायद अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। ओह माय गॉड, पुअर लेडी। मैं अभी तुम्हें उसके पेरेंट्स का नंबर देती हूँ। मालकिन का दिल एकदम से दर्द से भर उठा। उसने पुराने रिकॉर्ड में से मालिनी के घर वालों का नंबर निकालकर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने उन्हें थैंक्स कहा और बाहर आ गया। ईशा ने पूछा, कांटेक्ट नंबर मिला? अर्जुन बोला, हाँ, मालिनी की माँ का नंबर है। क्या मेरे लिए आप उनसे बात कर सकते हैं? अर्जुन ने सोचा कि मालिनी की माँ से बात करना ज्यादा ठीक होगा। ईशा ने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से एक औरत ने फोन उठाया। उसकी आवाज काफी थकी हुई लग रही थी। ईशा ने पूछा, क्या आप मालिनी की माँ उषा जी बात कर रही हैं? ये सुनते ही दूसरी तरफ से एकदम सन्नाटा छा गया। ईशा ने 2-3 बार हेलो बोला। फोन कटा नहीं था और उसे उषा की तेज चलती हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उषा ने कहा, हाँ, मैं मालिनी की माँ बात कर रही हूँ। आज इतने महीनों बाद किसी ने मुझे, तुम कौन हो बेटी, और मालिनी को कैसे जानती हो? ईशा बोली, दरअसल मैं और मेरा पार्टनर हम किसी को ढूंढ रहे थे, तभी हमें मालिनी के बारे में पता चला। वो भी 3 साल से गायब है ना? उषा बोली, गायब? सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग भी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कहीं गायब नहीं हुई है, बस कहीं जाकर छिप गई है। पहले भी हम लोग वो छोड़कर चली गई थी। कहते कहते मालिनी की माँ बुरी तरह रो पड़ी। फोन स्पीकर पर था। अर्जुन ने ईशा को चुप रहने के लिए कहा। वो नहीं चाहता था इस वक्त मालिनी की माँ को इससे ज्यादा कुछ बताया जाए, लेकिन ईशा ने उसकी बात नहीं सुनी और वो मालिनी की माँ से बोली, आंटी प्लीज चुप हो जाइए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, फिर भी मालिनी अगर वापस नहीं आई तो आपको तैयार रहना होगा। ये सुनते ही उषा एकदम से चीख पड़ी, क्या मतलब है तुम्हारा कि मालिनी वापस नहीं आई तो क्या हुआ है उसे? तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? अर्जुन ने तुरंत ईशा के हाथ से फोन ले लिया और बोला, उषा जी, क्या आप कल आकर हमसे मिल सकती हैं? हम इस वक्त गोवा में हैं और आपसे मिलकर कुछ और बातें क्लियर करना चाहते हैं। दरअसल हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं और हमें लगता है कि आपकी बेटी के गायब होने में उसी का हाथ है। ये सुनकर उषा का रोना कुछ थम गया और उसने अगले दिन मिलने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन अर्जुन और ईशा मालिनी की माँ से मिले। उन्हें उस आदमी की फोटोज भी दिखाई, लेकिन उस आदमी ने मास्क पहन रखा था और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। उनसे मिलने के बाद भी अर्जुन उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने बस इतना ही कहा, अगर हमें मालिनी के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। उषा ने अर्जुन को शुक्रिया कहा और चली गई। ईशा ने अर्जुन से कहा, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? वो मालिनी की माँ है और उन्हें सच जानने का हक है। अर्जुन ने कहा, हम उन्हें जरूर बताएंगे, लेकिन पहले हमें सच पता तो चल जाए ईशा जी।
एक बार फिर मेरे हाथ खाली हो गए। मेरी इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर डेड एंड पर आकर रुक गई है। ईशा बोली, तुम ठीक कह रहे हो, किसी के बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तुम्हें लगता है कि हमें ये सब रोक देना चाहिए? अर्जुन बोला, नहीं ईशा जी, हम ये रोक नहीं सकते। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही है। सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, लोगों को उसके बारे में पता चलना ही चाहिए, ताकि इस आदमी जैसे हैवान किसी और को सता न सके। अर्जुन ने एक बार फिर उस हैवान की पिक्चर निकाली और गुस्से से घूरा। अचानक ईशा की नजर उस फोटो पर पड़ी। वो फोटो एक वीडियो का एक स्क्रीनशॉट था और इस वजह से फोटो ज्यादा साफ नहीं थी। ऊपर से वो आदमी मास्क में था, लेकिन ईशा ने कुछ नोटिस किया। वो थोड़ी देर तक फोटो को ध्यान से देखती रही। फिर उसने दूसरे फोटोज देखे और एकदम से अर्जुन से बोली, अर्जुन, इन दोनों फोटोज में जो आदमी है वो एक ही है। अर्जुन ने भी दोनों फोटोज को देखा। उस बच्ची वाला वीडियो और उस औरत वाला वीडियो दोनों एक ही आदमी ने बनाए थे। ईशा ने मास्क के बावजूद दोनों फोटोज में सिमिलैरिटी नोटिस कर ली थी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। हाँ ईशा जी, दोनों वीडियो में एक ही आदमी है। हालांकि दोनों के टाइम में लगभग 2.5 साल का डिफरेंस है। फिर भी इतने में ईशा ने फिर से फोटो अर्जुन के हाथ से छीन ली। उसे दिखाते हुए बोली, तुमने एक और चीज नोटिस की? इसकी गर्दन के पीछे एक बड़ा सा मस्सा है। ये एक बर्थ मार्क की तरह है। अगर किसी तरह हमें इन वीडियोस की लोकेशन पता चल जाए तो हम इस आदमी को ढूंढ सकते हैं। वो जीनियस ईशा जी, आपने इस डेड एंड को खत्म कर दिया। अर्जुन की आवाज में उम्मीद की खनक थी। उसे क्लियर हो चुका था कि उसे नाटे कद के इसी आदमी की तलाश है जिसकी गर्दन पर ही मस्सा था। शायद उसकी मदद से वो सर्कल को चलाने वाले और फंड करने वाले लोगों तक भी पहुंच सकता था। क्या अर्जुन की तलाश सही दिशा में जा रही थी, या वो फिर से फंसने जा रहा था? किसी वीडियो में जो आदमी उस छोटी बच्ची और मालिनी को टॉर्चर कर रहा था, उसके बारे में अर्जुन को एक क्लू मिल चुका था। ईशा ने कहा, वैसे उस आदमी ने मास्क पहना हुआ, लेकिन उसके मॉल से उसे पहचाना जा सकता है। ईशा ने कहा। अर्जुन कुछ सोच रहा था। ईशा जी, हो सकता है कि अब तक उसने ये निशान हटवा दिया हो। ईशा बोली, फिर भी जो उसे पहले से जानता होगा वो उसे पहचान सकता है। अर्जुन ने कहा, एग्जैक्टली, तो कहाँ से शुरू करें? ईशा बोली, एक और बात मेरे दिमाग में आई है। तुमने हॉस्टल में बात की और पुलिस ने भी यही बताया कि मालिनी जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो ईशा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन के दिमाग की घंटी बजी। यस, मैं समझ गया ईशा जी। इसका मतलब ये हो सकता है कि मालिनी शायद उसी के साथ गई हो जिसे हम तलाश कर रहे हैं। ईशा मुस्कुराए। अर्जुन अच्छी तरह से इसका मतलब समझ गया था। उसने कहा, तो फिर मालिनी के वर्क प्लेस से शुरू किया जाए। डन। जिया ने हमें उस रेडियो स्टेशन के बारे में बताया जहां मालिनी काम करती थी। कल वहीं चलकर पूछताछ करते हैं। अर्जुन ने कहा। अब उसे नाउमीदी में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। अगली सुबह दोनों सबसे पहले उसी रेडियो स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर भी उन्हें नाउमीदी ही हाथ लगी। उन्हें पता चला कि 3 साल में लगभग पूरा स्टाफ बदल गया था। सबने मालिनी का नाम बस सुना था, क्योंकि वो एक मिसिंग केस से जुड़ा मामला था। उस मस्से वाले आदमी को तो कोई पहचानता भी नहीं था। ईशा और अर्जुन दोनों बाहर निकल रहे थे, तभी सामने से आ रही एक लड़की ईशा से टकरा गई। वो काफी जल्दी में थी। ईशा को ये सब बेहद नापसंद था। जैसे वो लड़की टकराई, ईशा जोर से चीख पड़ी, व्हाट द हेल! ईशा के हाथ में वो फोल्डर भी जमीन पर गिर गया जिसमें सारी पिक्चर्स थी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लड़की एकदम से घबरा गई और जमीन से पिक्चर उठाने लगी। अचानक उसकी नजर मालिनी की फोटो पर पड़ी और उसके मुंह से निकला, मालिनी? ये सुनते ही अर्जुन ने जल्दी से पूछा, एक्सक्यूज मी, तुम मालिनी को जानती हो? लड़की बोली, हाँ, ये मेरी कलीग थी, लेकिन आप लोग? अर्जुन बोला, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम लोग मालिनी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में तुम और क्या जानती हो? लड़की बोली, एक्चुअली हम दोनों साथ में काम करते थे, फिर ये अचानक एक दिन गायब हो गई। फिर मैंने भी यहाँ काम करना छोड़ दिया। उसके बाद मालिनी के साथ क्या हुआ मुझे
कुछ पता नहीं है। आज तो मैं यहाँ एक जरूरी काम से आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे मुझे। अर्जुन बोला, ओके, तुम इस आदमी को जानती हो? अर्जुन ने मास्क वाले आदमी की पिक्चर दिखाते हुए पूछा। लड़की उसे ध्यान से देखती रही। इसने तो मास्क पहन रखा है, इसे मैं कैसे पहचानूंगी? और ये मालिनी के साथ क्या कर रहा है? वेट, इसके गले पर एक मस्सा है। ओह हाँ, याद आया, ये तो आई थिंक राघवन है। अर्जुन और ईशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर एक क्लू मिल ही गया था। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम हमें राघवन के बारे में बता सकती हो? अर्जुन की इस पूछताछ से लड़की कुछ परेशान हो उठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सालों बाद ये सब मालिनी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। अर्जुन उसके चेहरे से उसकी परेशानी समझ गया और बोला, आप प्लीज हमें गलत मत समझिए, हम मालिनी की मदद करना चाहते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी याद हो तो हमें बता सकती हो। लड़की बोली, राघवन भी हमारे साथ ही काम करता था और मालिनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। शुरुआत में तो मालिनी ने उसे भाव नहीं दिया, लेकिन बाद में दोनों ठीक ठाक दोस्त बन गए थे। उसके बाद एक दिन मालिनी गायब हो गई और उसके कुछ ही दिन बाद राघवन ने भी नौकरी छोड़ दी और कहीं चला गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। लड़की ने पूछा, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आखिर मालिनी के साथ हुआ क्या है? और इस फोटो में मालिनी इस कुर्सी पर बंधी हुई क्यों है? क्या राघवन ने इसके साथ कुछ किया है? अर्जुन ने अफसोस भरी आवाज में कहा, शायद मालिनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उसे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके जैसे कई और लोग हैं जो उसी जाल में फंस चुके हैं। ये सुनकर लड़की घबरा कर बोली, क्या मालिनी अभी इस दुनिया में नहीं है? क्या राघवन ने उसके साथ कुछ किया है? अर्जुन बोला, अभी कुछ पुख्ता रूप से कहा नहीं जा सकता। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इस बारे में कुछ और बता सकती है। अर्जुन ने रेडियो स्टेशन के एम्प्लॉय डेटाबेस से राघवन का एड्रेस लिया और उसे ढूंढने का फैसला किया। जब अर्जुन और ईशा रेडियो स्टेशन से बाहर निकले तो उनके पास एक नया टास्क था। तभी ईशा बोली, अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अगर हम सीधे उसके घर चले गए तो शायद ये ठीक नहीं होगा। उसके पास हथियार हो सकता है। अर्जुन को ईशा की बात ठीक लगी। वैसे भी वो उसे अपने साथ लेकर राघवन के घर नहीं जाना चाहता था। उसने पुलिस से बात करने की ठानी। हालांकि लोकल पुलिस इस मामले को 2 साल पहले ही बंद कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार अर्जुन उन्हें समझाने में कामयाब हो गया। उसके पास सबूत भी थे और अब राघवन की असली पिक्चर भी। पुलिस ने राघवन के घर पर रेड की और उसे पकड़ लिया गया। पता चला कि मालिनी की तरह और भी विक्टिम्स रहे हैं। उसने अपने घर के बेसमेंट में ही वो जगह बना रखी थी जहां वो वीडियो शूट किया करता था। पहले तो राघवन अपने ऊपर लगाए सारे इल्जाम को नकारता रहा, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये गुनाह उसने ही किए हैं। उस रात उसने मालिनी को एक पार्टी के लिए इनवाइट किया था। बाद में वीडियो बनाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। इंस्पेक्टर ने अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तब उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। ईशा ने उसे देखते ही पूछा, कुछ बताया राघवन ने? वो बच्ची कहाँ है, वो ठीक तो है ना? अर्जुन धीमी आवाज में बोला, नहीं, राघवन ने जिन लोगों के साथ वो वीडियो बनाया उन सबका कत्ल कर दिया गया और वो बच्ची भी। अर्जुन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। ओह माय गॉड, वो आदमी सच में हैवान है। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन और ईशा भले ही उन विक्टिम्स को नहीं जानते थे, लेकिन इतने दिनों तक उनके बारे में पता लगाते लगाते एक कनेक्शन सा बन गया था। और जब ईशा को पता चला कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, अर्जुन बोला, सच में वो हैवान है और इसी समाज में सबके बीच में रहता है और उसकी कोई सच्चाई भी नहीं जान पाया। ईशा बोली, सच कहा तुमने अर्जुन। लोग अगर अपने आसपास की चीजों के लिए थोड़े से भी अवेयर हो जाए ना, तो इस तरह के बहुत से एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं। खैर अच्छा हुआ कि राघवन का घिनौना खेल खत्म हो गया, लेकिन वो सर्कल तो अब भी चल रहा है। राघवन जैसे और भी न जाने कितने लोग उससे जुड़े होंगे। अर्जुन बोला, मीडिया में अब ये मामला इतना उछल रहा है कि पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। यहाँ तक कि पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया जाएगा और अब लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि हम
अपने मिशन में कामयाब हुए। ईशा ने सर हिलाया। ये एक बड़ी सक्सेस थी, लेकिन ईशा और अर्जुन दोनों ही इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। कई मासूम लोग इस घटिया खेल में अपनी जान गंवा चुके थे और दोनों को ही उनके लिए अफसोस था। दोनों होटल की तरफ चल पड़े। अब आगे क्या करना है क्या नहीं, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। आंखें भीगी हुई थी और दिल भारी थे। अभी ईशा और अर्जुन होटल पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई। ईशा ने आसमान की तरफ देखा और अर्जुन से बोली, ऐसा लग रहा है कि आसमान भी रो रहा है। अर्जुन को ईशा की आवाज में ये उदासी बहुत खल रही थी। उसने कहा, हो सकता है आपका मन बहलाने के लिए आज आसमान में बारिश की हो। ईशा अचानक ही मुस्कुरा दी। कई दिनों के बाद अर्जुन ने ऐसे कोई बात कही थी कि ईशा का दिल धड़क उठा था। उसने अर्जुन से कहा, शायद ऐसा ही हो, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और देखते हैं कि बारिश में यहाँ के बीचेस कितने खूबसूरत लगते हैं। अर्जुन ने एक बार बरसते बादलों को देखा, लेकिन ईशा का दिल तोड़ने का उसका मन नहीं हुआ और वो बोला, चलिए चलते हैं। अर्जुन ने गाड़ी निकाली और दोनों बरसते पानी के बीच घूमने निकल पड़े। बारिश कुछ धीमी पड़ चुकी थी और ईशा ने रोमांटिक म्यूजिक चला दिया था। काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद दोनों का ही मूड ठीक हो चुका था। तभी अर्जुन का फेवरेट सॉन्ग अपने आप ही प्ले हो गया, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। गाना चल रहा था और अनजाने ही अर्जुन उसे गुनगुनाने लगा। उसे गुनगुनाते हुए सुनकर ईशा हिप्नोटाइज से होकर उसे देख और सुन रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। ये दुनिया बेहद खूबसूरत है। धीरे धीरे पानी बरस रहा है, रोमांटिक सॉन्ग चल रहे हैं और वो अर्जुन के साथ है। अचानक गाना बदल गया और ईशा अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल आई। उसके मन में एक कसक सी उठी, काश ये वक्त यही रुक जाए और सब कुछ सच हो जाए। काश अर्जुन को भी मुझसे इतना ही प्यार हो जाए। ये सब ईशा के मन की इच्छाएं थी, लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह से पता था कि मेघा नाम की दीवार उन दोनों के बीच में खड़ी हुई है। अर्जुन का मन अब भी मेघा की तरफ ही झुका हुआ है। ईशा तो सिर्फ कोशिश ही कर सकती थी। मैं कोशिश करती रहूंगी जब तक कि अर्जुन। अचानक अर्जुन बोला, क्या सोच रहे हैं ईशा जी? इतने देर से आप एकदम से चुप बैठी हुई हैं। ईशा शरारत भरी आवाज में बोली, अगर मैं बता दूं कि मैं क्या सोच रही थी तुम घबरा जाओगी। एक मुस्कान ईशा के होठों पर आ गई। अर्जुन ने हैरानी से ईशा की तरफ देखा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा ईशा जी, आप बोलकर तो देखिए। बात ईशा के होठों तक आकर रुक गई थी। फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसकी कोशिश एक दिन रंग लाएगी और अर्जुन का दिल बदल जाएगा। ईशा बात को पलटते हुए बोली, मैं कह रही थी कि बारिश बस रुकने ही वाली है। पास में एक खूबसूरत सा बीच है, चलो वहां चलकर सनसेट देखते हैं। ये सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। अच्छा, तो ये बात थी जिसे सुनकर मैं घबराने वाला था? ईशा बोली, हाँ यही वो बात थी। अर्जुन ने गाड़ी बीच की तरफ मोड़ दी। वहाँ कुछ और लोग भी थे और कुछ लोकल वेंडर्स भी। ईशा ने खाने पीने की कुछ चीजें खरीदी और उस वेंडर ने बताया, आप बहुत अच्छे टाइम पर यहाँ आए हैं मैडम, आज का सनसेट बहुत अमेजिंग होने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या होने वाला है आज? ईशा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था। उसे लगा कि वो बस ऐसे ही बोल रहा है। वेंडर बोला, आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिएगा। उसने सामान पैक करके देते हुए कहा। ईशा ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और अर्जुन को आकर बताया। वो आदमी कह रहा था कि आज के सनसेट में कुछ खास बात है। अर्जुन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो खुद चलकर देख लेते हैं। अर्जुन ने एक अच्छी सी जगह तलाशी और दोनों वहां जाकर बैठ गए। ईशा ने कॉफी का कप खोला और अर्जुन को देते हुए बोली, मुझे तो ये मौसम भी बहुत अमेजिंग लग रहा है अर्जुन। तभी अर्जुन बोला, सामने देखिए ईशा जी। वो झूठ नहीं बोल रहा था। अर्जुन ने सामने की तरफ उंगली से इशारा किया। ईशा ने होराइजन की तरफ नजर उठाई। उसने देखा और देखती ही रह गई। अचानक उसके मुंह से निकला, That's beyond amazing। ढलते सूरज के सामने एक इंद्रधनुष समुंदर की सीमाओं को अपनी बाहों में समेटे हुए था। ये वाकई एक अद्भुत नजारा था। ईशा सांसें थामकर रेनबो को देख रही थी। तभी अर्जुन की सांसों की आवाज
उसे अपने कानों के पास महसूस हुई और ईशा को लगा उसकी धड़कन रुक जाएगी। तभी अर्जुन धीरे से बोला, ईशा जी। ईशा ने उसकी तरफ देखा। हाँ। ईशा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी अर्जुन बोला, ईशा जी, रेनबो कहाँ जा चुका है? अब आप आसमान में क्या देख रही हैं? हाँ। ईशा ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा। शाम ढल रही थी और सूरज डूब रहा था। सूरज के जाते ही रेनबो भी चला गया था। ईशा अचानक से मुस्कुरा दी। मैं एकदम खो गई थी, न जाने क्या जादू सा हो गया था मुझे। अर्जुन बोला, जादू देखना है तो आपको कुछ और देर इंतजार करना पड़ेगा। बादल छट रहे हैं और अब समंदर पर चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ छा जाएगा। क्या आप देखना चाहेंगी? ईशा को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। क्या ये सच में ईशा का सपना था या थी एक खूबसूरत हकीकत? जानने के लिए सुनिए। ईशा और अर्जुन बीच पर बैठे सनसेट देख रहे थे। ईशा को लग रहा था ये सब एक खूबसूरत सपना है और उसका मन कर रहा था कि ये सपना कभी टूटे ना। ईशा ने हौले से अपना सर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। अर्जुन एक पल के लिए चौंका, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज कई दिन बाद दोनों सुकून के कुछ पल गुजार रहे थे। अर्जुन के कंधे पर सर रखे हुए ईशा की आंख लग गई। सूरज डूब चुका था और समंदर की लहरें घने अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। तभी अर्जुन की निगाह बीच के दूसरे किनारे पर चमक रही एक अनोखी रोशनी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो रोशनी जमीन से निकल रही है और समंदर तक जा रही है। अर्जुन ने ईशा को जगाया। ईशा जी, उठिए, वहां देखिए, वो क्या है? ईशा ने अचानक से आंखें खोल दी, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन उसके सामने बैठा है तो ये देखकर मुस्कुरा दी। वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि खुले आसमान के नीचे वो बेपरवाह सो रही है। उसने अलसाते हुए अंगड़ाई ली और अर्जुन से बोली, मैं कितना खूबसूरत सपना देख रही थी अर्जुन, क्यों जगा दिया तुमने? अर्जुन बोला, ईशा जी, उधर देखिए, वो रोशनी कितनी अजीब फिर भी कितनी सुंदर है। ईशा ने रोशनी की तरफ देखा और कुछ पल के लिए उस नजारे में खो गई। फिर अर्जुन से बोली, क्या वहां किसी ने आर्टिफिशियल लाइट लगाई है? अगर ऐसा है तो सच में ये जगह बहुत सुंदर है, चलो वहां चलकर देखते हैं। अर्जुन बोला, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। रोशनी के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी अब शाम ढल चुकी है, रात होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए। ईशा का वहां से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन आसपास के लोग जा चुके थे और ये एक सुनसान बीच था। यहाँ कुछ दुकानों के अलावा आसपास कोई रिजॉर्ट तक नहीं था। ईशा उठते हुए बोली, हाँ, यहाँ ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, चलो चलते हैं। अर्जुन ने फिर एक नजर उस रोशनी की तरफ डाली और उठकर गाड़ी की तरफ चलने लगा। आसपास के लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अर्जुन किसी से उस रोशनी के बारे में पूछना चाहता था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अपनी छोटी सी दुकान बंद करके जा रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, अंकल, क्या आप हमें बता सकते हैं वो रोशनी कैसी है? बूढ़ा आदमी बोला, पता नहीं बेटे, वो रोशनी कहाँ से आती है, बस थोड़ी सी देर के लिए दिखाई देती है और गायब हो जाती है। कई सालों से ऐसा चल रहा है बेटा। बहुत से लोगों ने उसके पास जाकर पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। कई लोगों का तो मानना है कि ये जगह ही भूतिया है और इसी वजह से इस बीच पर ज्यादातर लोगों ने आना बंद कर दिया है। बाहर से आने वाले दो चार टूरिस्ट ही यहाँ आते हैं और वो भी अंधेरा होने से पहले वापस चले जाते हैं। अर्जुन बोला, क्या किसी को कभी पता नहीं चला कि वो रोशनी कहाँ से आती है? अंकल ने कहा, नहीं बेटे, आज तक तो कोई पता नहीं लगा पाया। अर्जुन बोला, अच्छा ठीक है अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ गए। ईशा भी बूढ़े अंकल की बात सुनकर डर गई थी, लेकिन अर्जुन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने ईशा से कहा, ईशा जी, आपको होटल पहुंचाने के बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा और उस रोशनी की तरफ जाऊंगा।
मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर रोशनी आती कहाँ से है। ईशा बोली, अंकल तो कह रहे थे कि कुछ ही देर में रोशनी गायब हो जाती है, तो जब तुम वापस आओगे तब तक वो गायब हो चुकी होगी। वैसे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अर्जुन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। छोड़ो ना उस रोशनी को। ईशा घबराई हुई थी, फिर भी अर्जुन का मन नहीं मान रहा था। वो बेमन से बोला, ठीक है ईशा जी, वापस चलते हैं। ईशा ने जब देखा कि अर्जुन उस रोशनी के पास जाकर उसके बारे में पता लगाना चाहता है और उसका मना करना अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, तो उसने अर्जुन का मन रखने के लिए कहा, अच्छा अगर तुम उसे पास से देखना चाहते हो तो हम दोनों ही वहां चलते हैं। हो सकता है बूढ़े अंकल ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। वैसे भी बूढ़े लोग तो हर चीज को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं और लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं। अर्जुन बोला, एग्जैक्टली ईशा जी, मैं भी यही सोच रहा था। हो सकता है कि इन अफवाहों की वजह से किसी ने पास जाकर पता लगाने की कोशिश ही न की हो। तो फिर चलो हम पता लगाते हैं। ईशा ने कहा तो अर्जुन ने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी जहां से रोशनी आ रही थी। दूर से वो रोशनी काफी चमकदार दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन और ईशा उसके करीब पहुंचते जा रहे थे, वो रोशनी गायब सी होती जा रही थी। अर्जुन ने गाड़ी साइड में पार्क कर दी और बोला, अजीब बात है, पास आकर तो उजाला ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है और यहाँ तो रोशनी किसी छोटी सी बत्ती की तरह टिमटिमा रही है। ईशा ने दरवाजा खोलकर उतरते हुए कहा, अब जो भी है चलो पास चलकर देखते हैं, हो सकता है किसी तरह का प्रैंक हो। अर्जुन भी गाड़ी से उतरा और ईशा के साथ चल पड़ा। अर्जुन और ईशा दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें इस जगह पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। फिर भी अर्जुन के मन में क्यूरियोसिटी थी और वो रोशनी के बारे में जानना चाहता था। जैसे ही वो उस धीमी पड़ती रोशनी के पास पहुंचे, रोशनी अचानक से गायब हो गई। अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो एकदम अंधेरा हो गया, ईशा हैरान होकर बोली। अर्जुन भी आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। जहां से रोशनी निकल रही थी उस जगह अब बिल्कुल अंधेरा था। उसने कहा, ये तो हमारे साथ वाकई एक प्रैंक हो गया। हम इतनी दूर चलकर आए और ये गायब हो गई। अब मुझे लगता है कि सच में वो अंकल झूठ बोल रहे थे। अगर ऐसा कुछ होता तो किसी न किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश जरूर की होती। ईशा बोली, शायद किसी ने पता लगाने की कोशिश की हो। एक मिनट, मैं इंटरनेट पर चेक करती हूँ। ईशा ने फोन निकाला और चेक करने लगी, लेकिन इंटरनेट पर भी उस रोशनी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली। उसने फोन अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखो, इसके बारे में ज्यादा किसी को भी नहीं पता, सिर्फ अफवाहें हैं। बस ये एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। अर्जुन ने आर्टिकल पढ़ा और बोला, हाँ लेकिन इसमें भी कोई खास जानकारी नहीं है। यहाँ भी लिखने वाले ने सिर्फ अंदाजे ही लगाए हैं, वो भी शायद अपनी पब्लिसिटी के लिए। ईशा ने फोन वापस लिया और जल्दी जल्दी आर्टिकल को पढ़ डाला। अचानक उसकी नजर लेखक के नाम पर पड़ी। वो चहकते हुए बोली, ओह, इस राइटर को तो मैं जानती हूँ। प्रशांत देव नाम का एक लड़का स्कूल के टाइम पर मेरे साथ पढ़ा करता था। अर्जुन ने अजीब निगाहों से ईशा की तरफ देखा और बोला, लेकिन आपकी स्कूलिंग तो कहीं और से हुई है ना? ईशा बोली, ओफो, इस आर्टिकल के साथ लेखक की फोटो भी तो लगी है। हो सकता है प्रशांत बाद में यहाँ आकर रहने लगा हो। वैसे भी पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट था वो, साइंटिस्ट बनना चाहता था। स्कूल के बाद हम लोगों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं रहा। यहाँ पर उसका कांटेक्ट नंबर भी है, मैं कॉल करके उसे इस रोशनी के बारे में पूछती हूँ। अर्जुन ने कहा, स्कूल के इतने सालों बाद उसे कॉल करना अजीब नहीं लगेगा ईशा जी? क्या वो आपको पहचानेगा भी? ईशा मुस्कुराकर बोली, अरे क्यों नहीं पहचानेगा, आखिर दाइशा सरीन को कौन भूल सकता है? ये सुनकर अर्जुन हंस पड़ा और बोला, क्या स्कूल के टाइम में भी आप सेलिब्रिटी हुआ करती थी? जी हाँ, मैं हमेशा से एक सेलिब्रिटी हूँ, ईशा ने बड़ी अदा से कहा और प्रशांत के नंबर पर कॉल कर दिया। 3-4 रिंग्स के बाद ही प्रशांत ने फोन उठा लिया और फोन उठाते ही बोला, कौन? दूसरी तरफ से ईशा की आवाज आई,
प्रशांत, द रेड हुड, पहचाना मुझे? प्रशांत के बचपन के दोस्त उसे रेड हुड बुलाया करते थे। इतने सालों बाद भी किसी ने उसे इस नाम से बुलाया था और प्रशांत तुरंत ही समझ गया कि यह आवाज किसी क्लासमेट की है। अचानक ही वो ईशा की आवाज पहचान गया और एकदम खुश होकर बोला, ईशा, मिस ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड लोड्स ऑफ वेल्थ। इतने सालों बाद आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? ये सुनकर के प्रशांत ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। ईशा भी खुश हो गई। उसने कहा, मैंने सुना है कि तू आजकल गोवा में रह रहा है। एक्चुअली मैं अभी गोवा में हूँ। प्रशांत ये सुनते ही बोला, ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम कहाँ ठहरी हुई हो? अपने एड्रेस भेजो, मैं कल तुमसे मिलने आता हूँ। ईशा ने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ यार। एक्चुअली मैंने तुम्हारा आर्टिकल देखा इंटरनेट पर उस लाइट के बारे में। फिलहाल मैं उसी जगह पर हूँ और उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर ये अजीब सी रोशनी क्या चीज है प्रशांत? प्रशांत थोड़ा परेशान होकर बोला, अच्छा, तुम उस सुनसान बीच पर हो, तुम्हारे साथ है कोई? ईशा ने कहा, हाँ, मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? प्रशांत बोला, फिर ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। तुम प्लीज वापस आ जाओ, कल मिलकर तुम्हें सब बताऊंगा। ईशा ने उस वक्त प्रशांत की बात मान ली, लेकिन अगले दिन जब प्रशांत उससे मिलने आया तो थोड़ी बहुत यहाँ वहां की बातें करने के बाद ईशा ने एक बार फिर उस रोशनी का जिक्र छेड़ दिया। प्रशांत अपना गला साफ करते हुए बोला, एक्चुअली मैंने उस रोशनी के बारे में जो आर्टिकल लिखा है वो पूरी तरह से साइंटिफिक नजरिए को ध्यान में रखते हुए लिखा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोग उसके बारे में जो कहते हैं वो सही है। उस रोशनी की खोज में कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं और कहते हैं कि कुछ लोग तो गायब भी हो गए हैं। ये सुनकर ईशा एकदम से चौंक पड़ी। गायब? ये तुम क्या कह रहे हो प्रशांत? तुम तो साइंटिस्ट बनना चाहती थी ना? फिर ऐसी बकवास बातों पर तुम कैसे यकीन कर सकते हो? प्रशांत बोला, ईशा, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ और तुम्हें भी सलाह यही दूंगा कि दोबारा प्लीज उस जगह पर मत जाना। इट्स नॉट सेफ। अर्जुन उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने बीच में बोलने के लिए माफी मांगते हुए कहा, ये सच में अजीब है। हालांकि मैं मानता हूं कि दुनिया में बहुत सी चीजें सुपर नेचुरल होती है, लेकिन ये लाइट, आई थिंक इसकी जरूर कोई वजह है और हमें इसका पता लगाना ही चाहिए। अगर कई लोग एक साथ जाएंगे और थोड़ी सावधानी रखेंगे तो चीजें आसान हो सकती हैं। प्रशांत ने कुछ सोचकर कहा, अगर ऐसा है तो आज ही शाम को हम वहां चलेंगे। आखिर मुझे भी तो पता चले कि आखिर ये रोशनी क्या भला है। प्रशांत के जाने के बाद अर्जुन ने उसकी बातों पर गौर किया। शुरुआत में तो वो उस जगह को बहुत डरावनी और मनहूस बता रहा था, लेकिन उसके एक बार कहने पर ही प्रशांत उन दोनों के साथ जाने के लिए राजी हो गया। अर्जुन सोच रहा था, इस प्रशांत के साथ कुछ तो गड़बड़ है। कैसी नजरों से देख रहा है ईशा जी को। ईशा जी तो इसकी बहुत तारीफ कर रही थी कि बड़ा इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट बनना चाहता था, और अब पता चला कि किसी छोटे से स्कूल में साइंस का टीचर है। उधर ईशा ने जब से प्रशांत को कॉल किया था और उसे मिलने बुलाया था, तभी से प्रशांत के मन में उम्मीदों की बारात चल पड़ी थी। वो ईशा का क्लासमेट जरूर था, लेकिन उन दोनों का स्टैंडर्ड कभी सेम नहीं था। उसे पता था कि ईशा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है, जबकि प्रशांत एक मामूली से कलर का बेटा था। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था और स्कॉलरशिप पर ही इतनी बड़ी स्कूल में उसे एडमिशन मिल गया था। वो स्कूल के दिनों से ही ईशा को बहुत पसंद करता था, लेकिन उन दोनों को स्टेटस में इतना ज्यादा फर्क था कि प्रशांत ने कभी ईशा से बात करने की हिम्मत भी नहीं की। अब जबकि ईशा ने खुद उसे कांटेक्ट किया था और मिलने के लिए बुलाया था, प्रशांत बेहद खुश था और अपने मन में नए नए प्लान बना रहा था ईशा को इम्प्रेस करने के लिए। बातों ही बातों में उसने ईशा के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया था। ईशा अब तक सिंगल थी और अब तो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन थी। ये बात प्रशांत की नजरों में ईशा को और भी ज्यादा ऊपर ले गई थी। प्रशांत सोच रहा था, अब चाहे उस रोशनी के पास जाकर मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े, लेकिन मैं ईशा को इम्प्रेस करके रहूंगा। आखिर इतने सालों बाद भी उसने मुझे याद रखा, यही क्या कम है। क्या थी प्रशांत की प्लानिंग ईशा को इम्प्रेस करने के लिए, और क्या था
उस रोशनी का राज जानने के लिए सुनिए। अजीब रोशनी की सच्चाई का पता लगाने के लिए ईशा ने अपने एक पुराने क्लासमेट प्रशांत से मदद मांगी थी। उधर ईशा से दोबारा मुलाकात होने पर प्रशांत के मन में लड्डू फूटने लगे थे और उसके इरादे कुछ और ही बनने लगे थे। वो अपने मन में खिचड़ी पका रहा था और सोच रहा था कि ईशा को किसी न किसी तरह इम्प्रेस करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ईशा का बॉडीगार्ड अर्जुन कितनी बारीक नजर रखता है। उसने पहली नजर में ही प्रशांत के दिमाग में चल रही खुराफात को पकड़ लिया था। अर्जुन सोच रहा था, ये प्रशांत बड़ा ही अजीब बंदा लगा मुझे, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। शाम को तय वक्त पर प्रशांत आ पहुंचा और तीनों एक साथ सुनसान बीच पर उस जगह पहुंच गए जो उस अजीब रोशनी का सोर्स था। अभी शाम ढली नहीं थी, तीनों को वही इंतजार करना था। जब तक ईशा और प्रशांत आपस में बात कर रहे थे, उसी बीच अर्जुन लगातार प्रशांत की हरकतों पर नजर जमाए हुए था। तभी ईशा ने पूछा, प्रशांत तुमने पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी? तुम तो इतने टैलेंटेड थे और साइंटिस्ट बनना चाहते थे, फिर क्या हुआ? प्रशांत ये सुनकर थोड़ा संकोच में आ गया और धीरे से बोला, मैं साइंटिस्ट बनना तो चाहता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया यार। ग्रेजुएशन के वक्त ही मेरे पापा चल बसे। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई और बहन की शादी के लिए बहुत से रुपयों का बंदोबस्त करना था। पापा की प्राइवेट जॉब थी तो उन्होंने भी कोई खास बचत नहीं की थी। इसी चक्कर में हमें ढेर सारा कर्जा लेना पड़ा। मेरे ऊपर इतना बोझ आ गया कि पढ़ाई छूट गई है। कहते कहते प्रशांत की आंखों में आंसू आ गए। ईशा को उसकी कहानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे याद था कि स्कूल के दिनों में कई अमीर लड़के भी प्रशांत की चापलूसी किया करते थे और उसी के नोट से काम चलाई करते थे। और जब उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो क्या किसी ने उसका साथ नहीं दिया होगा? ईशा ने कहा, प्रशांत तुम्हारे साथ इतना सब होता रहा और तुमने किसी को बताया तक नहीं? कम से कम हमारे स्कूल वाले ग्रुप में एक बार कहकर तो देखते। प्रशांत बोला, मैंने एक दो बार तुमसे धीमी धीमी रोशनी हो रही है। ईशा और प्रशांत ने एक साथ पलट कर देखा। रोशनी पहले एकदम हल्की थी और धीरे धीरे तेज होने लगी, लेकिन आज उस रोशनी में कुछ अजीब बात थी। ईशा बोली, अर्जुन आज उस रोशनी का रंग कुछ अलग है ना? देखते ही देखते वो गुलाबी रोशनी लाल ज्वाला में बदल गई। प्रशांत भी ये देखकर हैरान था। ईशा, ये रोशनी अचानक लाल कैसे हो गई?
ईशा बोली, ये तो तुम बताओगे ना प्रशांत, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। प्रशांत बोला, रोज तो ये रोशनी सफेद होती है, लेकिन आज ये रोशनी लाल क्यों हो गई, मुझे नहीं पता। अर्जुन को अचानक इस जगह पर खतरा महसूस होने लगा। उसने ईशा से कहा, ईशा जी, चाहे वजह जो भी हो, अब इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। वैसे भी जिंदगी में कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका कभी जवाब नहीं मिलता। इस राज को भी राज ही रहने देते हैं ना। प्रशांत को लगा कि जैसे अर्जुन उसकी बेइज्जती कर रहा है। ईशा ने बड़ी उम्मीद से उसे बुलाया था और वो एक छोटी सी बात पता नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, अभी अभी तो ईशा ने मुझे जॉब ऑफर की है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना इरादा बदल ले। उसने जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि ये रोशनी धरती के अंदर हो रही किसी हलचल को इंडिकेट करती है। मैं इसका पता लगाने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके पास जाकर देखने की कोशिश करता हूँ। प्रशांत उसके पास जा ही रहा था कि अर्जुन ने उसे रोक दिया। नहीं प्रशांत, आज नहीं, तो बाद में कभी इसके बारे में पता कर लेना, लेकिन फिलहाल हमें वापस चलना चाहिए। प्रशांत खुद भी अपने दिल में डरा हुआ था। अर्जुन की बात सुनकर उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और ईशा से बोला, हाँ, मैं फिर कभी आकर इसके बारे में पता कर लूंगा। अच्छा, अभी हम यहाँ से चलते हैं। ईशा बोली, अच्छा ठीक है, हम वापस चलते हैं, लेकिन अभी हम होटल वापस नहीं जाएंगे। मुझे कुछ और देर समंदर किनारे घूमने का मन है। प्रशांत बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह घूमने के लिए लेकर चलता हूँ। तभी अर्जुन बीच में बोल पड़ा, ईशा जी के साथ मैं चला जाऊंगा, आपको शायद कुछ जरूरी काम होंगे। प्रशांत को अर्जुन का इस तरह बीच में बोलना बहुत बुरा लगा, पर उससे भी ज्यादा बुरा लगा कि ईशा ने कुछ कहा नहीं। उसने कहा, ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। ईशा बोली, साथ में चलते हैं, तुम्हें मेन रोड पर ड्रॉप कर दूंगी। ये सुनकर तो प्रशांत का दिल ही डूब गया। फिर उसने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं चला जाऊंगा, वैसे भी यहाँ से मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा ईशा, फिर मिलते हैं। इतना कहकर प्रशांत जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। उसने वापस जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ा था। अर्जुन ने ईशा से कहा, चलिए ईशा जी, अब हम भी चलते हैं। ईशा और अर्जुन आकर गाड़ी में बैठ गए। अर्जुन गाड़ी चला रहा था और ईशा बाहर देख रही थी। वो लाल रोशनी काफी दूर तक उसे नजर आ रही थी। अचानक उसने रोड की तरफ देखा और चौंकते हुए बोली, अर्जुन, ये रास्ता तो अलग है, हम इस रास्ते तो नहीं आए थे ना। अर्जुन ने ईशा की तरफ देखा, वो काफी परेशान दिख रही थी। उसने ईशा से कहा, ईशा जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये रास्ता कुछ अलग है, लेकिन हम तो सीधे रोड से आए थे और मुझे सब अच्छे से याद है। फिर ईशा बोली, नेविगेशन चेक करो। ईशा ने स्क्रीन की तरफ देखा तो वो ज्यादा परेशान हो उठी। अर्जुन बोला, ईशा जी, ये भी काम नहीं कर रहा। ईशा ने जल्दी से उसे रिसेट करने की कोशिश की, लेकिन मैप रिसेट होने के बजाय स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ये देखकर ईशा एकदम घबरा गई। अर्जुन, दैट्स स्ट्रेंज, क्या हो रहा है? कहीं ये सब उस लाल रोशनी की वजह से तो नहीं हो रहा? अर्जुन बोला, घबराइए मत ईशा जी, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, लोकल पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। अर्जुन ने गाड़ी रोक दी। तब तक ईशा ने अपना फोन निकाल लिया था। फोन देखकर वो घबरा गई। अर्जुन, फोन की स्क्रीन भी ब्लैंक है और ये ऑन भी नहीं हो रहा। अर्जुन बोला, शायद आपके फोन में बैटरी खत्म हो गई होगी। अर्जुन ने जल्दी से अपना फोन चेक किया, लेकिन ईशा के फोन की तरह ही उसके फोन की स्क्रीन भी ब्लैंक हो चुकी थी। अर्जुन ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। ईशा चीख पड़ी, अर्जुन, तुमने कॉल किया पुलिस को? अर्जुन बोला, ईशा जी, मेरा फोन भी डेड हो चुका है, मुझे लगता है कि इस जगह में कुछ अजीब है। मुझे लगता है हमें वापस उसी जगह चलना चाहिए, वहां चलकर कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अर्जुन ने जल्दी से यू टर्न लिया। ईशा इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उधर अर्जुन यू टर्न लेने के बाद सीधे गाड़ी चलाई जा रहा था, लेकिन फिर काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद भी वो उस रोशनी के पास तक नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि अब उन्हें समंदर का किनारा भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ईशा बोली, अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब बहुत अजीब है ना, कितना अंधेरा है यहाँ। तुम्हें पक्का यकीन है ना हम इसी रास्ते से आए थे? अर्जुन बोला, यहाँ तक आने के लिए कोई पक्की रोड तो नहीं थी, लेकिन
फिर भी मुझे यकीन है कि मैं सीधे यहाँ तक आया था। आपको बताया ना, मैं कभी रास्ते नहीं भूलता। ईशा बोली। तो फिर कुछ भी करो, मुझे निकालो यहाँ से अर्जुन। अर्जुन ने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर आसपास देखने लगा। ईशा ने पूछा, अब तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? अर्जुन बोला, मैं आसपास कुछ पहचान कर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो आसमान भी काला है। मैं तारे देखकर भी डायरेक्शन पता कर लेता, लेकिन ये जगह तो, यहाँ घने काले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ ईशा जी। ईशा भी गाड़ी से निकलकर बाहर आ गई और आसपास देखने लगी। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, अर्जुन, हम समंदर की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। शायद हमसे कोई गलती हुई है, हम रास्ता भटक गए हैं, या फिर यही इंतजार करते हैं शायद कोई इस तरफ आ जाए। ईशा की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन अर्जुन का सहारा पाकर वो अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन और ईशा दोनों ध्यान से आसपास की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगे। तभी ईशा को महसूस हुआ कि आसमान से पानी की बूंदें गिर रही हैं। अर्जुन, बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने भी ये महसूस किया था। शिट, बस यही होना बाकी था। तभी ईशा की नजर गाड़ी की हेडलाइट के सामने गिर रही बारिश की बूंदों पर पड़ी और वो चीख पड़ी, अर्जुन, इस पानी का रंग लाल है, कहीं ये खून तो नहीं? अर्जुन ने हेडलाइट की तरफ देखा। वाकई पानी की बूंदों का रंग खून की तरह लाल था। उसने ईशा से कहा, आप गाड़ी में बैठिए ईशा जी। ईशा जल्दी से गाड़ी में बैठे। अर्जुन भी तेजी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ईशा सर से पैर तक थर-थर कांप रही थी। उसने डरते डरते कहा, अर्जुन, क्या आसमान से खून की बारिश हो रही है? अर्जुन ने अपने हाथ पर बड़ी पानी की बूंद उठाई और उसे सूंघते हुए बोला, नहीं ईशा जी, ये खून नहीं है, पानी है, लेकिन इसमें कुछ और मिला हुआ है, किसी केमिकल जैसी महक आ रही है। ईशा बोली, यहाँ से जल्दी निकलते हैं अर्जुन, प्लीज। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड से दौड़ा दी, लेकिन काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद भी कहीं भी उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता एक गोल चक्कर के जैसा है और गाड़ी उसी में गोल गोल घूम रही है। न तो कोई पक्की सड़क थी, न कोई लाइट, सिर्फ कुछ पेड़ पौधे थे। उन्हीं को देखकर अर्जुन ने अंदाजा लगा लिया था कि वो उस जगह से बाहर नहीं निकला है। आखिरकार उसने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली कि वो दोनों किसी भयानक मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन ईशा को ये सब बताकर वो और ज्यादा डराना नहीं चाहता था। उसने ईशा से कहा, ईशा जी, अब गाड़ी में फ्यूल खत्म होने वाला है और हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक काम करते हैं, कुछ घंटे यहीं इंतजार करते हैं, सवेरा होने के बाद हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ईशा ने अर्जुन की तरफ इस तरह देखा जैसे उसे अर्जुन की बात समझ में ही ना आई हो। उसने पूछा, अर्जुन, तुम कुछ छुपा रहे हो ना? लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि हम उसी रास्ते पर घूम रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हाँ ईशा जी, हम उसी रास्ते पर घूम रहे हैं। अर्जुन की आवाज में भी अब उदासी थी। ईशा चीख पड़ी, अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या ईशा का शक सही था? क्या ये सब उस अनोखी रोशनी की वजह से हुआ था? जानने के लिए सुनिए शेर दिल का अगला एपिसोड सिर्फ